जय हिंद दोस्तों। देखिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का हम चैप्टर पढ़ रहे थे कोशिका। कोशिका के अंदर हमने कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लिया था। इनसे संबंधित वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और हम नेक्स्ट समझते हैं इसका जो अगला अंग है उसके बारे में हम नेक्स्ट इसका अंग समझते हैं। देखिए अगला वो है गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इस प्रकार का होता है। इसकी अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो वो थे कैमिलो गोल्जी साहब, यानी कि इन्होंने अपने नाम के आधार पर ही इसका नामकरण कर दिया था। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी की खोज की थी। अब ये करता क्या है? देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, यानी कि परिवहन का कार्य करता है। परिवहन का मतलब होता है पदार्थों का यहाँ से वहाँ तक ले जाना या फिर वहाँ से यहाँ तक लेके आना, ये होता है परिवहन का कार्य। ट्रांसपोर्टेशन एक करता कैसे? हमारा जो शरीर है वो पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि हमारे शरीर में आपको हर जगह कोशिका मिल जाएगी। अब कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा बना रहा है और उस ऊर्जा को जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य ही हमारा गोल्जी का करता है। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि ये लड़का साइकिल चला रहा है, इसको सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की ज़रूरत है वो कहाँ पे है? पैरों में है। अब ये थोड़ी देर में इसके पैर थक जाएंगे, तो इसको क्या है कि इसका जो ऊपर का शरीर है जो चुपचाप है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसका मुंह है, इसका जीभ है, उसे बोल नहीं रहा, उसके हाथ है वो भी चुपचाप है। तो ये क्या है? इसमें जहाँ जो एक्स्ट्रा एनर्जी बन रही है इस एनर्जी को इसके पैरों तक पहुँचाने का, यानी कि जहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी है इस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिक्वायर्ड एनर्जी तक पहुँचाने का, और यहाँ से वहाँ तक या वहाँ से वहाँ तक का जो ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, यानी कि इस चक्र को जो चलाता है, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी को रिक्वायर्ड एनर्जी, जहाँ ज़्यादा एनर्जी बन रही है उसको जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य ही हमारा गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी करता है। ये शरीर में परिवहन का कार्य करता है, यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यह यातायात में सहायक है। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं रसधानी यानी वैकल्प। हमारा जो शरीर है वो 60% यानी कि 7% पानी का बना होता है, यानी कि पानी उसमें उपस्थित होता है। हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। और कोशिका के अंदर अगर हम बात करें वाटर एब्जॉर्ब की, तो वो कौन करता है? वो करता है रसधानी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो रसधानी है इसका जो मेन कार्य है वो क्या है? वाटर एब्जॉर्ब करना, यानी कि जल का संचयन करना। अब आप एक बात बताइए, अपना क्रिएटिव माइंड लगाइए और सोचकर बताइए कि ये जो रसधानी है ये एनिमल सेल में पाई जाती है या फिर प्लांट सेल में पाई जाती है। देखिए आपकी सहूलियत के लिए हम बता दें कि ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन ये एनिमल सेल में छोटी पाई जाती है और प्लांट सेल में यह बड़ी पाई जाती है, क्योंकि हमें रेगुलर पानी की ज़रूरत होती है, न कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हम रेगुलर पानी पीते हैं, जबकि पेड़ पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो पेड़ पौधों में इसकी जो साइज़ होती है वो बड़ी पाई जाती है और इसका जो मेन कार्य है वो वाटर एब्जॉर्ब करने का कार्य है, यानी कि जल का संचयन करने का कार्य है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तारक का। ये वंडल आकार की इसकी आकृति होती है। इसके अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो इसकी जो खोज की थी वो बोवेरी साहब ने की थी। यह कोशिका विभाजन करता है, यानी कि कोशिका को तोड़कर एक नई कोशिका का निर्माण करता है, जिसमें विभाजन करने में जो कोशिका टूटती है, भाई जिस कोशिका का विभाजन किया गया है, यानी कि विभाजित होने वाली कोशिका मातृ कोशिका कहलाती है, और विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएँ बनती हैं उन्हें हम पुत्री कोशिका कहते हैं। सेंट्रोसोम में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ होगा? जहाँ सब कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होगा तो वो होगा लीवर के अंदर। देखिए लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन भी होगा, यानी कि सेल डिवीजन भी होगा। और अगर हम बात करें कि सबसे कम, यानी कि न के बराबर, बिल्कुल न के बराबर जो होता है कोशिका विभाजन, वो होता है ब्रेन सेल, यानी कि न्यूरॉन तंत्रिका या फिर तंत्रिका कोशिकाओं में ये होता है, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रोसोम बिल्कुल पाया ही नहीं जाता। अब जहाँ पे सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाएगा तो वहाँ कोशिकाओं का निर्माण भी नहीं होगा। अब जब कोशिका विभाजन ही नहीं होगा तो टूट के नया निर्माण कैसे होगा? इसलिए अगर हम किसी के सर पे चोट मार दें और अगर उसका चमड़ा फटता है तब तक तो ठीक है, वो बच जाएगा, लेकिन अगर उसके ब्रेन में चोट लग जाती है तो वो बचेगा नहीं, उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन होता नहीं है। और यही कारण है कि पुलिस हमारा हेलमेट नहीं होने पर चालान कर देती है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 के तहत कहा गया है कि हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
आप कमेंट्स में ये बताइए कि अनुच्छेद जो 21 है ये संविधान के किस भाग में आता है, उस भाग को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्या है कि इनका 21 का कहना है कि आपके प्राण कोई नहीं ले सकता, स्वयं आप भी नहीं ले सकते। तो तारककाय का जो काम है यानी कि सेंट्रोसोम का वो काम है, वो क्या है, कोशिका विभाजन है। और सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है लीवर के अंदर। लीवर में सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है, तारककाय पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। सबसे कम होता है ब्रेन सेल के अंदर। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट अंतःप्रदव्य जालिका। देखिए इसके अगर हम खोजकर्ता की बात करें, अंतःप्रदव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसका इंग्लिश है, इसका जो खोजकर्ता थे वो थे पोर्टर साहब। पोर्टर साहब ने इसकी खोज की थी। अब हमारी जो कोशिका होती है वो गोल होती है। अब ये चिपक जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मकान में पिल्लर होते हैं ना, अगर हम पेट के बल लेटें तो जो दिल है वो दब के मर जाना चाहिए, लेकिन उसको कोई ना कोई बचाने वाला है। हमारे शरीर में हमारे जो ऑर्गन्स हैं इनको बचाने के लिए एक कंकाल तंत्र है, एक हड्डियों का जाल बनाया गया है कंकाल तंत्र। इसी प्रकार कोशिका के अंदर उसके जो अंग है उनको बचाने का जो कार्य करता है, उनको चिपकने से जो रोकता है, वो है अंतःप्रदव्य जालिका, यानी कि इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। अब ये जो कोशिका का कंकाल तंत्र यानी अंतःप्रदव्य जालिका है ये दो प्रकार का होता है। देखिए आपको एक इसमें स्मूथ टाइप का दिख रहा होगा, ये मोटा मोटा सा, ये देखिए, हाँ ये स्मूथ टाइप का दिख रहा होगा। और दूसरा आपको एक ये रफ टाइप में दिख रहा होगा, यानी कि इस पर छोटे छोटे से बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए ये रफ टाइप में दिख रहा होगा, यानी कि इसके दो प्रकार हैं, एक तो स्मूथ है यानी कि एक तो सॉफ्ट है, और एक रफ टाइप यानी खुरदरा टाइप का है। अब ये रफ है, रफ हुआ कैसे, ये जो रफ है ये रफ हुआ कैसे। देखिए इसके ऊपर जो गोल गोल छोटे बिंदु है ना, इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। और ये जो राइबोसोम्स है इसकी वजह से ये खुरदरा हुआ और इसकी वजह से ये रफ हुआ। और ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। इसलिए राइबोसोम्स को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है किसे, राइबोसोम्स को। और ये राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, ये अंतःप्रदव्य जालिका के रफ टाइप के ऊपर होते हैं, यानी कि इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। कंसेप्ट समझिए। देखिए अब आपसे किसी ने कहा कि प्रोटीन की फैक्ट्री यानी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स है, इसका निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम होता है प्रोटीन का। लेकिन अगर आपसे पूछा कि प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है तो आप सीधा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं मारेंगे, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर तो राइबोसोम्स होता है, स्थित होता है, न कि वो प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन राइबोसोम्स बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के रफ जो साइज है, रफ टाइप है, उसके ऊपर ये होता है। यानी कि दिस इज द कंसेप्ट दैट प्रोटीन्स मेड अप बाय हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। दिस राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सरफेस। तो अगला हम देखते हैं राइबोसोम। देखिए जो राइबोसोम है यह स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर पाया जाता है। इसकी अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो जॉर्ज पैलेट ने इसकी खोज की थी। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगर हम राइबोसोम के प्रकार की बात करें तो यह दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम है यह हल्का होता है, जबकि 80S राइबोसोम यह भारी होता है। 70S राइबोसोम यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि 80S राइबोसोम यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 70S कोशिकाएं अविकसित कोशिकाएं होती हैं, जबकि 80S कोशिकाएं विकसित कोशिकाएं होती हैं। अगला देखते हैं हम लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम हमारे शरीर में यानी कि कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। क्या करता है, पाचन कार्य करता है। इसके अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो इसकी जो खोज की थी वो की थी क्रिश्चियन डी डूवे ने। किन्होंने की थी, क्रिश्चियन डी डूवे ने की थी। यह एक थैली के समान की संरचना होती है इसकी, और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण यह पाचन का कार्य करता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा यह जो
पाचन का कार्य करता है। कोशिका का अगर कोई अंग कार्य नहीं कर रहा है तो ये क्या करता है, उसका पाचन करके उसको मार देता है। जब अगर पूरी कोशिका अर्थात संपूर्ण कोशिका, जब पूरी कोशिका काम करना बंद कर देती है तो यह स्वयं को मतलब खुद फट जाता है, जिसके कारण इसे कोशिका की आत्मघाती की थैली या फिर आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। तो लाइसोसोम को हम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह कोशिका में पाचन कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। देखिए जो केंद्रक है, कहते हैं कि सेल के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो इसे कंट्रोल कर सके। अर्थात हम कहें जो केंद्रक होता है, कंट्रोलर ऑफ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। ये इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को कंट्रोल करता है, इसका ब्रेन कहते हैं। 80% ये प्रोटीन का बना होता है, जबकि इसमें 20% डीएनए होते हैं। और डीएनए के ऊपर ही होते हैं क्या, गुणसूत्र में होते हैं। अगला हम देखते हैं लवक। देखिए लवक के अगर खोजकर्ता की बात करें तो लवक की जो खोज की थी वो हैकेल ने की थी। यह पादप कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। यह 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है, अवर्णित लवक भोजन का संग्रहण करता है, जबकि वर्णित लवक पौधे को यानी कि पादप को रंग प्रदान करता है। हरित लवक तना और पत्ती के अंदर पाया जाता है, अवर्णित लवक जड़ और फल के अंदर पाया जाता है। तो लवक पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला हम बात करते हैं जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य, देखिए जीव द्रव्य 2 प्रकार का होता है। इसकी अगर हम खोज की बात करें तो पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? पुरकिंजे खोज की थी। ये एक तरल गाढ़ा पदार्थ है जिसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह अगर हमारे शरीर में 1% जल की कमी हो जाती है तो उससे आदमी को प्यास लगती है। अगर 1% की कमी होने पर आदमी को प्यास लगती है, और अगर 10% की कमी हो जाती है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये 2 प्रकार का होता है। कोशिका द्रव्य जो कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है, जिसमें सारे अंग होते हैं। एक होता है केंद्रिक द्रव्य जो केंद्र के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से कोशिका के सभी अंगों के बारे में आपने जान लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डीएनए, आरएनए, कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, इन सभी टॉपिक्स के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।